सिंह वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। तो इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। और अभी की जो करंट सीरीज़ है ना वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और ये इस सीरीज़ का 17th पार्ट है बच्चों। ठीक है, तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च का एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड या फैट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च के बारे में, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो देखो हमने बात किया कि जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्च, ठीक है, सपोज आपने फूड को इनटेक किया, आपने क्या किया, फूड को इनटेक किया, इस फूड में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और वो स्टार्च को हमने डाइजेस्ट किया माउथ में। ठीक है, तो हमने जब माउथ में डाइजेस्ट किया तो माउथ में जो है वो सलेवरी एमाइलेज एंजाइम्स हैं, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका पीएच जो है वो 6.8 है, जिसका पीएच है 6.8। ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चे, माल्टोज में, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माल्टोज में। ठीक है, अब इसी तरीके से ये स्टार्च फर्दर आगे जाएगा। ठीक है, और ये जो माउथ में डाइजेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30%। मीन्स आपका स्टमक के अंदर जो गया वो माल्टोज प्लस बचा हुआ स्टार्च पहुंचेगा, बचा हुआ स्टार्च पहुंचेगा। मीन्स 70% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ चल रहा है, स्टमक में। वो कहाँ चल रहा है, स्टमक में। 70% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, आपके स्टमक रीजन में हो रहा है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज के अगर हम पीएच की बात करते हैं तो पीएच है 7.8। ठीक है, और सलेवरी एमाइलेज के अगर हम पीएच की बात करते हैं तो कितना है बच्चे, 6.8। कितना है, 6.8। पीएच की अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 6.8। अब यहाँ पर स्टार्च जो है फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें बच्चे, माल्टोज में। ठीक है, अब देखो फर्दर ये माल्टोज और ये माल्टोज ये ब्रेक होंगे किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। माल्टोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है माल्टेज, वो माल्टोज को किसमें ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर जो एंजाइम है इसी को बोलते हैं माल्टेज। बात क्लियर है, तो माल्टेज जो है वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ठीक है, अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट में, मींस डेयरी का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। और इस लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसी को हम बोलते हैं लैक्टेज, जो बेसिकली लैक्टोज को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किस में ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, आपका ग्लूकोज निकल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से लैक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज जो है वो फर्दर लैक्टेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो सुक्रोज की, अगर आप बात करते हो सुक्रोज को, तो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है बच्चे सुक्रेज नाम का एंजाइम,
सुक्रेज नाम का एंजाइम जो है वो सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका स्टार्च का डाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प से। एक है आपका सैलिवरी एमाइलेज, दूसरा है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज, तीसरा है आपका माल्टेज, और चौथा है आपका बच्चे लैक्टेज, और पांचवा है बच्चे आपका सुक्रेज। तो इस तरीके से आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना बच्चे, डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट, देखो डाइजेशन ऑफ फैट को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, डाइजेशन ऑफ फैट, या आप बोल सकते हो लिपिड का डाइजेशन। ठीक है, लिपिड का डाइजेशन या फैट का डाइजेशन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चे कि जो फैट का जो इमल्सिफिकेशन होता है, वो इमल्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल है। बाइल जूस कहाँ से सिक्रेट होता है? तो वो आपके लीवर से सिक्रेट होता है। और बाइल जूस को स्टोर करने का जो ऑर्गन है वो बेसिकली क्या है? आपके गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर से बाइल रिलीज हुआ, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और जब आपके फूड में फैट अवेलेबल होगा तो उस फैट को इमल्सिफाई करने के लिए गॉल ब्लैडर से निकलेगा क्या? बाइल जूस। ठीक है, तो बेसिकली आपका फैट का इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है? बाइल जूस। उसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करा देता हूं बच्चे, कि जब भी ग्लिसरॉल मींस लिपिड का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो अगर आप बात करते हो बच्चे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं एस्टर बॉन्ड के थ्रू, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड? इनके बीच में है एस्टर बॉन्ड। और क्या बनता है? तो ग्लिसराइड्स। अब ये मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स भी हो सकता है। तो अगर हम लिपिड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की। ठीक है, अब देखो अगर हम एक ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो CH2OH ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ठीक है, अगर हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फैटी एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना वो है COOH और R। ये किसका स्ट्रक्चर है? बेसिकली आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखना, तो जब भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? एस्टर बॉन्ड। अब बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? तो बॉन्ड फॉर्म होगा बच्चे बेसिकली इस फैटी एसिड का OH ग्रुप निकलेगा और बेसिकली ग्लिसरॉल से H लेकर के क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो फॉर्म होगा उसको आप बोलोगे मोनोग्लिसराइड। ठीक है, जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बन जाएगा CH2O, ये हो जाएगा साथ में CH2OH। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? ये आपका है मोनोग्लिसराइड्स।
ठीक है। तो मोनोग्लिसराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड के एडिशन से, और इसी बॉन्ड को आप बोलते हो आपके एस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है बच्चे, ये क्या है, ये बॉन्ड कौन सा है, दिस इज योर एस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो एस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बेसिकली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एडिशन की वजह से हो रहा है। तो अब एक ग्लिसरॉल से कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, वो कितने फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे। तो मोनोग्लिसराइड जब एक सिंगल फैटी एसिड जुड़ रहा है तो उसको आप बोल रहे हो मोनोसेक्राइड। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे 2 फैटी एसिड जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनेगा, आपका डाई ग्लिसराइड बनेगा, और फर्दर ये डाईग्लिसराइड क्या बन जाएगा, आपका बनेगा ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड, ठीक है। तो बेसिकली इस ट्राईग्लिसराइड के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो बेसिकली क्या होगा, CH2O CH2O C डबल बॉन्ड O R3, ये क्या है आपका, एक आपका ये ट्राईग्लिसराइड है। ठीक है, ये क्या है आपका ट्राईग्लिसराइड है। और ये बॉन्ड कौन से हैं बच्चे, तो ये बॉन्ड कौन से हैं, यही बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड। अब देखो डाइजेशन में जब फैट या लिपिड का डाइजेशन होता है तो इसी बॉन्ड को डाइजेशन के टाइम में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ठीक है, किसकी हेल्प से किया जाता है, बाई बाइल। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, लिवर से। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में। ये समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ये कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस तरीके से बेसिकली ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है। और पहले मोनोसेक्राइड, फिर डाइसेक्राइड, फिर ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड एक तरह का क्या है, लिपिड है, जो आगे चल करके इन्हीं एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड करो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस ट्राइग्लिसराइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है। आपके किस बॉन्ड को, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आप अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली इस किस तरीके से जो बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। अब देखो, जो यहां पर हमने बात किया कि जो फैट है ना, फैट एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है आपका फैट। लीवर से क्या रिलीज हो रहा है, बाइल। लीवर से क्या रिलीज हो रहा है, बाइल। अब बाइल क्या करेगा, बाइल एक तरह का क्या है, सॉल्ट है, एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, बाइल एक तरह का क्या है, एक तरह के इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी आप इसको कहां से रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम लिवर। ठीक है, अब देखो बाइल के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, इन्हीं सॉल्ट को ही बोलते हैं आप क्या, लेसिथिन। लेसिथिन ये क्या है, एक तरह के ऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्ट करते क्या हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्ट बेसिकली इस फैट के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं लेसिथिन की। ठीक है, तो फैट जो है वो बेसिकली इस पर क्या अटैच हो गए, बाइल अटैच हो गए। अब फाइनली क्या होगा कि ये जो फैट है इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। इसके क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। बेसिकली ये लेसिथिन करता क्या है, तो बेसिकली लेसिथिन करता क्या है, तो ये आपके सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्ट जो है लेसिथिन करता क्या है, ये बेसिकली रिड्यूस कर देता है सरफेस टेंशन को। तो ये जो
फैट के ड्रॉपलेट्स हैं ये इनके ऊपर क्या है, लेसेथिन है। अब होगा क्या कि जब बाइल बेसिकली लिवर से रिलीज हुआ और ये प्रोसेस क्या परफॉर्म कर देगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन कर लेगा। मीन्स एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है उसको कंटिन्यूसली क्या कर देगा, इमल्सिफाई कर देगा। मीन्स पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा, पूरी तरीके से मथ देगा। तो ये फैट के क्या फॉर्म हो गए, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। फैट के स्मॉल, ये क्या है बच्चे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो गए। अब फाइनली क्या होगा कि जो बाइल ने फैट को इमल्सिफाई किया है, साथ में बाइल क्या करेगा, लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। लाइपेज का जो एक्टिवेशन हो रहा है, एक्टिवेशन बाई बाइल ने ही आपके पैनक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट कर दिया और फर्दर फैट का डाइजेशन हो जाएगा। फर्दर फैट का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो जो ये फैट है ना, इन्हीं आपके एस्टर बॉन्ड का इस तरीके से क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप प्रीवियस सीरीज़ को भी देखोगे ना बच्चे, तो उसमें भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने फैट और लिपिड का डाइजेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है बच्चे बेसिकली आपका अब आएगा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, या आप बोल सकते हो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फूड को इनटेक किया, इस फूड के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे। इसी न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया गया है दो डिफरेंट कैटेगरीज में। एक कैटेगरी को हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, फूड आपने क्या किया, इनटेक किया, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, अब इस न्यूट्रिएंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हमने बोला मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरे को हमने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट में बेसिकली आप बात करते हो किसकी, आप बात करते हो कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे। ठीक है, आप बात करोगे प्रोटीन की, आप बात करोगे फैट की। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। अब देखो ध्यान से देखना कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, ये कैसा मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। तो पेरोक्सीमेट मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। मींस ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मींस बॉडी को ये डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइडर हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप वहीं पे बात करो तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म जो है वो प्रोटेक्शन के फॉर्म में काम करता है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली आप किसके बारे में बात करते हो, फैट मिनरल्स की बात करते हो या विटामिन्स की बात करते हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मीन्स फूड में इनका अमाउंट बहुत ही कम होता है। फूड में ज़्यादातर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होते हैं। लेकिन अगर फूड में मिलीग्राम पे आप देखो तो वहाँ पे विटामिन्स होते हैं और साथ में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनका काम क्या है, इनका जो मैकेनिज्म है ना, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये आपके इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करते हैं। मीन्स इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में कौन हेल्प कर रहा है, आपके विटामिन्स और आपके मिनरल्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चे कि हमेशा अच्छा फूड ही इनटेक करो जिसके अंदर आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों ही क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया न्यूट्रिएंट के बारे में। एक टॉपिक है छोटा सा और, जैसे अगर आप बात करो
ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, अगर आप बात करो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल सकते हो, फूड का तो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जो न्यूट्रिएंट आपने एब्जॉर्व किया है ना उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है। देखो ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है ना वो बेसिकली आप अंडरस्टैंड करते हो, प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर आप एक्टिव पैसिव के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को बहुत ही डिटेल मैनर पढ़ोगे, तो एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लो कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता कैसे है। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट या ट्रांसपोर्ट इन फूड, प्लांट की तो बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ही डायरेक्ट लिख देता हूँ, या न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हो बच्चे, आप न्यूट्रिएंट भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करोगे ना, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की अगर आप बात करते हो तो यहां पर दो तरह के ही ट्रांसपोर्ट चलते हैं। एक है बच्चे आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है बच्चे आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूं कि जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नो नीड ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एक तरह की एनर्जी करेंसी है, और यहां पर एटीपी का क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट है, एटीपी का नीड है। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होगा तो वहां पर एटीपी उस सेल के थ्रू यूज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एटीपी का यूज नहीं होता है। ठीक है, और एक छोटी सी और बात बता देता हूं कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है ना बच्चे, वो हमेशा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है। ठीक है, तो हमेशा किधर से किधर, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ठीक है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो आप एक बात समझना कि जब भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है ना, और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में अगर आप पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ना अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हमेशा जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूट का वो बेसिकली क्या हो रहा है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है। मीन्स यहाँ पर एक ग्रेडियंट है, मीन्स हाई टू लो ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है ना वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट आएगी, एटीपी का रिक्वायरमेंट आएगा। इसीलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये यहाँ पर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है तो कोई एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ एटीपी। लेकिन ये कैसा है बच्चे, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसीलिए यहाँ पर एटीपी का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे चल करके आप इसको भी प्रोटीन के बेसिस पे, मींस ऐसे ट्रांसपोर्ट जिसमें प्रोटीन का रोल नहीं है और कुछ ट्रांसपोर्ट जिसमें प्रोटीन का रोल है, तो आगे चल करके आप इसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। एक है आपका सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी दो पार्ट्स हैं, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है बच्चे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो दोनों में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली एक तो है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन मीन्स ऐसे ट्रांसपोर्ट में अगर प्रोटीन का कोई रोल नहीं है तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को आप बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन। अगर वो प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसको आप बोलोगे फैसिलिटेटेड। और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, इसमें डायरेक्ट एटीपी यूज होती है। डायरेक्ट एटीपी क्या हो रही है बच्चे? यूज हो रही है। लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनडायरेक्ट फॉर्म की एटीपी जो है वो यूज़ हो रही है। इन चीज़ों को हम जब प्लांट में बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इस छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वो किस लेवल पे होते हैं। बट मैंने एक जनरल आइडिया आपको बिल्डअप किया कि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी के बेसिस पे फर्दर पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिवीजन हुआ है एनर्जी के यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सोडियम आयंस की अगर आप बात करो तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है, सपोज ये आपकी एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मींस यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो ग्लूकोज की, अगर आप बात करते हो अमाइनो एसिड की, या आप बात करते हो गैलेक्टोज की, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, या तो अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, या तो गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं या कैरियर्स हैं जिनके बेसिस पे इनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ग्लूकोज का या अमाइनो एसिड का या गैलेक्टोज का, तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो रहा है इसी मैकेनिज्म को आप बोलोगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब देखो एक है आपके ऐसे जिनमें, जैसे अगर आप बात करते हो आयंस की, तो आयंस भी दो तरह के, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे आप बात करो सोडियम की, जैसे अगर आप बात करो पोटेशियम की। नेगेटिव वाले आयंस की अगर आप बात करते हो तो अगर आप बात करते हो क्लोराइड की या बाइकार्बोनेट की बात करो, ठीक है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हमेशा कैसा होगा? पैसिव नेचर का होगा। ठीक है, पैसिव नेचर का हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम कर रही हैं लेकिन फैसिलेटेड फॉर्म में जा रहे हैं, तो फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन जो हो रहा है वो आयंस के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली आप अंडरस्टैंड करोगे कि जो ऐसे प्रोटीन जो अपने मैकेनिज्म को परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स आयंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पर कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है ना वो प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसी में आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करके चैप्टर है, उसमें हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बचता है,
आपके डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप बात करते हो जैसे पैथोजन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैरासाइट की बात करो, ठीक है, जैसे वर्म्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से आपके डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप बोलोगे तो मैं इसे पढ़ा दूंगा, नहीं तो अगले सेशन में हम नए सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है, तो हम उस चैप्टर को भी अंडरस्टैंड करेंगे। रेस्पिरेटरी स्टार्ट कर सकते हैं या एक्सक्रीटरी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, या आप अगर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे कोई दूसरा चैप्टर भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि सर अगली सीरीज़ आप इस चैप्टर का स्टार्ट कीजिए। तो चलो पढ़ो, जम के रिवाइज करो, जम के और अच्छे से रेस्ट करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वे में आप परफॉर्म कर सको। नीट का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चे, तो मैं उन सभी बच्चों को बोलूँगा जो बच्चे अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट कर चुके हैं ना, रिवीजन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो नीट के एग्ज़ाम में अभी आपके पास ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि 1 महीना या 1 महीना 10 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है, मान के चलता हूँ। अब इस 1 महीने 10 दिन के टाइम में ना बच्चे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, जितना पढ़ चुके हो ना उसको रिवाइज करो और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये बहुत हेल्प करेगा बच्चे। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, तो आपने टॉपिक्स को जो रिवाइज किया है, रिवाइज करने के बाद उन क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया है ना, अगर वो क्वेश्चंस आपसे इनकाउंटर होते हैं या उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कोई क्वेश्चन इनकाउंटर होता है, तो आप बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अपना फीडबैक ज़रूर दो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर के आ सकूँ यूट्यूब पर। थैंक यू।